दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पहलवान आंदोलन, किसान आंदोलन तथा सतपाल मलिक द्वारा किए गए खुलासे, भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार तथा पुलवामा हमले की सच्चाई जो उन्होंने जनता को बताई प्रेस के माध्यम से, उसके संचित परिणाम क्या हुए 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर, तथा अभी जो जगदीप धनखड़ को जिस ढंग से पद से हटाया गया है, एक संवैधानिक पद, उपराष्ट्रपति का पद, देश के अंदर दूसरा सबसे बड़ा पद, उसको जिस ढंग से हटाया गया है जैसे एक चपड़ासी को डांट मार के हटाया जाता है, उसके संचित परिणाम 2029 के लोकसभा चुनाव में क्या होंगे, तथा इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने वाटर टेस्टिंग की थी जाट गैर जाट की राजनीति करके, उसके संचित परिणाम क्या हुए हैं, ये सब आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। जो भाई अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हरियाणा की जाट और गैर जाट की राजनीति के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने वाटर टेस्टिंग किया था, उनको ऐसा लगता था कि हम हरियाणा के अंदर जाट गैर जाट की राजनीति करके लंबे समय तक राजनीति कर सकते हैं, और उसका उनको फल भी मिला। वो लगातार 3 बार वहाँ पे सरकार बनाने में कामयाब हो गए। इसके लिए उन्होंने जो प्रयोग किया वो किया ओबीसी चेहरों को आगे लाकर। सबसे पहले उन्होंने राजकुमार सैनी को अपनी रेस का घोड़ा बनाया। वो राजकुमार सैनी जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत ही चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला और बंसीलाल की पार्टी से की थी, उन्हीं की पार्टी से वो विधायक और मंत्री बने। बाद में उन्होंने उन्हीं को गाली देनी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से आज वो जीरो हो गए हैं। उनकी पार्टी सभी सीटों पर अपनी जमानत जब्त करवाती है। अब उन्होंने एक नया चेहरा और ढूंढा है, रामचंद्र जांगड़ा, जिससे वो ऐसे ही घृणित और जातिवादी बयान समय समय पर दिलवाते रहते हैं। लेकिन इस रामचंद्र जांगड़ा की असलियत भी ये है कि ये भी चौधरी देवीलाल और चौधरी बंसीलाल की पार्टी से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। कभी चुनाव ये जीत नहीं पाए। आज भाजपा ने उनको राज्यसभा में भेजा है, तथा उनसे भी वो वैसे ही जहरीले बयान दिलवाते हैं जैसे जहरीले बयान राजकुमार सैनी से दिलवाते थे। तो ये तो हुई इनकी राजनीति, तथा इनको ऐसा लगता था कि हरियाणा में हम जो राजनीति करेंगे उसका असर दूसरे राज्यों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जो जाट गैर जाट की राजनीति थी, उसका बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत के अंदर उठाना पड़ा। जो कुछ हुआ पहलवान आंदोलन, किसान आंदोलन तथा सतपाल मलिक द्वारा किए गए खुलासे से, उससे भारतीय जनता पार्टी 20 ऐसी लोकसभा की सीटें हार गई जो कि जाट डोमिनेटेड सीटें थी। हरियाणा के अंदर 5 लोकसभा की सीटें रोहतक, सोनीपत, सिरसा, हिसार और अंबाला, तथा उत्तर प्रदेश के अंदर 4 लोकसभा की सीटें नगीना, कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। इसके अलावा मेरठ भी बहुत मामूली अंतर से वो जीत पाए, तथा बागपत और दूसरी एक सीट जो INLD ने जीती है बिजनौर, वो भी वो हार जाते अगर ये सीटें RLD के खाते में नहीं होती तो। इसके अलावा राजस्थान के अंदर भी वो 11 सीटें आ रहे हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर। इसके अलावा भरतपुर, करौली, धौलपुर, बाड़मेर, दौसा, सवाई माधोपुर, गंगानगर तथा टोंक। तो ये 20 सीटें वो इसी राजनीति की वजह से हार गए, तथा उनका जो बहुमत था, जो वो सपना ले रहे थे 400 सीटों का, वो 240 पर आकर अटक गए। आप कल्पना कीजिए कि 20-30 सीटें अगर वो और हार जाते तो उनकी सरकार नहीं बन पाती। अगले लोकसभा चुनाव में जो अभी जगदीप धनखड़ वाला प्रकरण हुआ है, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जाटों की नाराज़गी है वो 2029 के चुनाव में निर्णायक साबित होगी, तथा 2029 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कौन कौन सी सीटें हार सकती है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी 6 लोकसभा सीटें और हारेगी, इसमें हनुमानगढ़, बीकानेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर और जोधपुर हैं। हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी भिवानी, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा फरीदाबाद की सीट हार जाएगी, क्योंकि इन सीटों पर भी जाटों की 35% जनसंख्या है। इसके अलावा यूपी के अंदर बिजनौर, बागपत, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, मुरादाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, अमरोहा और हाथरस की लोकसभा सीटें भी जाट डोमिनेटेड सीट है, ये भी भारतीय जनता पार्टी जगदीप धनखड़ वाले एपिसोड के बाद में हार सकती है।
तो अगर इनकी सीटें 200 पर आकर रुक गई तो फिर इनकी सरकार नहीं बनेगी। अब बात करते हैं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की सच्चाई क्या है। जितने मुंह उतनी ही बातें। तरह तरह के पत्रकार, तरह तरह के विश्लेषण, आपने सैकड़ों वीडियो देखे होंगे, लेकिन सच्चाई मैं आज आपको बता देता हूं। जगदीप धनखड़ ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी वफादारी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब वो बंगाल के राज्यपाल थे तो वहाँ पर उन्होंने राजभवन को विपक्ष का अड्डा बना दिया था तथा वो वहाँ पर एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा जाकर वो ममता बनर्जी को परेशान कर रहे थे। उसी का उनको पारितोषिक इनाम दिया गया था, उनको देश का उपराष्ट्रपति बना के। वहाँ पर भी उन्होंने विपक्षी दलों का जितना वो दमन कर सकते थे वो दमन उन्होंने किया। लेकिन कहते हैं बुरे से बुरे आदमी की भी अंतरात्मा उसको अंदर से एक ना एक दिन ज़रूर झकझोरती है। वही उनके साथ भी हुआ। उनको ऐसा लगा कि जो कुछ मैंने भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए किया है वो गलत किया है। अब मुझे अपने आखिरी 2 सालों में अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। उसके बाद उन्होंने विपक्षी दलों के साथ अपने संबंध सुधारने शुरू कर दिए। उनकी राहुल गांधी के साथ 2.5 घंटे तक मीटिंग चली। वो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले। इसके अलावा उन्होंने उन पत्रकारों के साथ भी एक चाय नाश्ते की पार्टी की जो भाजपा के खिलाफ लिखते हैं या बोलते हैं। ये सारी बातें जब भारतीय जनता पार्टी को पता चली तो भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हो गए। उसके बाद जो ट्रिगर पॉइंट बना भारतीय जनता पार्टी की नाराज़गी का वो उस दिन बना जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना भाषण ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर दिया तथा जो कांग्रेस पार्टी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव था कांग्रेस के सांसदों के हस्ताक्षर वाला, वो जगदीप धनखड़ जी ने स्वीकार किया। और सबसे ज़्यादा आग में घी का काम तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का वो बयान जो उन्होंने राज्यसभा में दिया, नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। जब ये बात जगत प्रकाश नड्डा ने कही तो बताते हैं जगदीप धनखड़ जी ने उनको अपने दफ्तर में बुलाकर झाड़ पिला दी तथा उनको कहा कि आप होते कौन है ये कहने वाले कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, ये मेरा काम है, क्या रिकॉर्ड में जाएगा क्या रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, आपको ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई। तो जगत प्रकाश नड्डा जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं और वो बड़े नेता हैं भी, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने ये बात अपने हाईकमान को बताई। तो बताते हैं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के एक बहुत बड़े नेता ने फ़ोन पर जगदीप धनखड़ को धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस प्रकार से बेइज्जती करने की। तो जगदीप धनखड़ ने भी उनको पलटकर ये जवाब दे दिया कि मैं इस समय भारत के अंदर दूसरे नंबर के स्थान पर बैठा हूँ, मैं एक संवैधानिक पद पर बैठा हूँ, मैं उपराष्ट्रपति हूँ, आपका नौकर नहीं हूँ, आप इस प्रकार से मुझे फ़ोन पर नहीं धमका सकते। तो उस बड़े नेता ने जगदीप धनखड़ को ये धमकी दी कि हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आएंगे। इसके बाद बताते हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कोरे कागज़ पर हस्ताक्षर करवा लिए। जब ये बात जगदीप धनखड़ को पता चली तो उन्होंने ये बात अपने घर पे अपनी पत्नी और बेटी के साथ विचार विमर्श किया। उनके परिवार वालों ने उनको ये सलाह दी कि आपके खिलाफ महाभियोग आए उससे पहले आप इज्जत के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दो। और वहीं पर वो मार खा गए। अगर वो उस महाभियोग, पहली बात तो महाभियोग प्रस्ताव लाना इतना आसान नहीं है, उसको पास करवाना भी इतना आसान नहीं है। भाजपा के पास आज अपना बहुमत भी नहीं है और अगर महाभियोग प्रस्ताव आता तो अपने बचाव में बोलते राज्यसभा में उससे सरकार की बखिया उधेड़ सकते थे। लेकिन वो अचानक से भावना में बह गए या डर गए, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बताते हैं भारतीय जनता पार्टी ने उनका कार्यालय भी सील कर दिया तथा उनके ऊपर एजेंसियों का पहरा भी लगा दिया। वो किसी से ना मिल रहे हैं ना कोई बयान दे रहे हैं। जब कभी भी वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे या किसी मीडिया संस्थान को अपना इंटरव्यू देंगे तब इन सारी बातों की सच्चाई का लोगों को पता चलेगा। ऐसा भी सुनते हैं कि राहुल गांधी ने उनसे फ़ोन पर बात की थी तथा उन्होंने जगदीप धनखड़ जी को ये बोला था कि हम आपके सम्मान में अशोका होटल में एक फेयरवेल पार्टी देना चाहते हैं, क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी वाले जिस ढंग से अपमानित कर रहे हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तब कहते हैं जगदीप धनखड़ भावुक हो गए। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि आपकी इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं किसी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आप उस पार्टी में प्रधानमंत्री जी को तो बुलाएंगे नहीं, फिर लोग मेरे पे राजनीति का आरोप लगाएंगे। तो राहुल गांधी ने उनको कहा कि हम प्रधानमंत्री जी को बुलाएंगे, अब वो आए या ना आए ये उनकी मर्जी। लेकिन
जगदीप धनखड़ ने उनका ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके अलावा बाकी अभी आने वाला समय बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से संवैधानिक पद की मर्यादाओं को तार तार करके उपराष्ट्रपति के पद का अपमान किया है, जैसे कि उपराष्ट्रपति ना हो, उनकी कैबिनेट का कोई मंत्री हो जिसको जब चाहे बर्खास्त कर सकते हैं, इसका रिजल्ट उनको आने वाले समय में मिलेगा। तथा 2029 के लोकसभा चुनाव में आप सब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात कितनी भारी पड़ती है। तो भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो।